नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी नई कहानी आज की। मीटिंग शुरू होने में कुछ और टाइम लगने वाला था। मैंने एक नज़र घड़ी पर डाली। 12 बजने में करीबन 35 मिनट बाकी थे। मतलब कि अगर मीटिंग अपने निर्धारित समय पर भी शुरू होती है तो मेरे पास पर्याप्त समय था। हाँ, एक बार इसके शुरू हो जाने के बाद ख़त्म होने का कोई सुनिश्चित अनुमान नहीं था। हो सकता है 3-4 बज जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पिछली बार की तरह मीटिंग 5 बजे ख़त्म हो। हमारे सीनियर के आने का टाइम तो फिक्स होता था, लेकिन जाने का नहीं। मैं एक जानी मानी बीमा कंपनी के भोपाल ब्रांच में ब्रांच मैनेजर के तौर पर कार्य करता हूँ। 35 मिनट का समय खाली बैठकर बिताने से बेहतर था मैं एक कप कॉफ़ी पी कर आ जाऊं। 11:30 तक मैं अपने केबिन से बाहर निकल पास की एक छोटी कॉफ़ी शॉप में पहुंच गया था। मैं हर दिन लगभग इसी समय यहां आता था। वेटर जानते थे कि इस वक्त मैं क्या लेना पसंद करूंगा। मेरे बिना कहे ही वेटर मेरे सामने एक कप कॉफ़ी रख गया था। हालांकि कॉफ़ी तो मुझे ऑफिस में भी मिल जाती थी, लेकिन वो मशीन की कॉफ़ी पीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने मोबाइल में मीटिंग की डिटेल्स पढ़ते हुए कॉफ़ी का एक सिप लेकर कप वापस टेबल पर रखने के इरादे से मैंने दाहिना हाथ आगे किया ही था कि नज़र सामने मौजूद कुर्सी पर चली गई। एक लड़की जिसकी पीठ मेरी तरफ थी, मेरे टेबल के दूसरी तरफ रखी कुर्सी के ठीक बाद वाली कुर्सी पर बैठी थी। अमूमन इस वक्त कॉफ़ी शॉप में भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज उस लड़की और मेरे सिवाय नाम मात्र के ही लोग मौजूद थे। कॉफ़ी शॉप की खाली पड़ी कुर्सियों को देखकर कुछ ही दिन पहले शॉप वाले की कही शब्द मुझे याद आ गए थे। कुछ दिन पहले जब मुझे बैठने की जगह नहीं मिली थी, तो उसने एक कुर्सी देते हुए कहा, सर, अभी जल्द ही गर्मियाँ आ जाएंगी, फिर देखिएगा यहाँ पूरा दिन आपको कोई नहीं दिखाई देगा। सारी भीड़ शाम को ही आएगी। और आज शायद उसकी बात सच साबित हो गई थी। अप्रैल के महीने कि इस गर्मी में कॉफ़ी शॉप का खाली होना स्वाभाविक था। खाली कुर्सी से होते हुए एक बार फिर मेरी नज़र उस लड़की पर पहुंच गई थी। इस बार उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में बने टैटू ने मुझे आकर्षित किया था। लड़की ने बालों को बांध एक जूड़े का रूप दिया था और इस तरह से उसकी गर्दन पर बने टैटू को मैं साफ तौर पर देख सकता था। टैटू के नीचे संस्कृत में किसी श्लोक की कुछ लाइंस भी लिखी हुई थी, जिन्हें मैं इतनी दूर से पढ़ तो नहीं सकता था, लेकिन सामान्य तौर से गहराई तक पीठ पर नीचे उतरी टी-शर्ट की डिज़ाइन की वजह से मैं उन लाइंस को देख ज़रूर सकता था। शायद उसने जानबूझकर ऐसी टी-शर्ट पहनी थी और साथ ही बालों को इस तरह से बांधा था कि उसका टैटू लोगों को दिख सके। उसके टैटू को देखते हुए मैंने कॉफ़ी का कप फिर से उठाया और होठों से लगा लिया। लड़की मेरी नज़र से अनजान अपने मोबाइल में व्यस्त थी। वो अकेली ही थी और शायद किसी का इंतज़ार कर रही थी। उसके दाहिने पैर पर चढ़े बाएं पैर के लगातार हिलते हुए जूते को देखकर मैं उसकी बेचैनी महसूस कर सकता था। वो कुछ देर ऐसे ही रहती और फिर पलटकर दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर कर लेती और फिर कुछ देर बाद बायां पैर दाएं पैर के ऊपर हो जाता। अपनी कॉफ़ी के साथ मैं उसे ये सब करते चुपचाप देखता रहा। मेरी कॉफ़ी ख़त्म होने को ही थी जब उसने किसी को कॉल करते हुए मोबाइल कानों में लगा लिया। मेरी नज़र उसके टैटू से हटकर उसकी उंगलियों पर चली गई। मैनीक्योर किए हुए लंबे नाखून, उन पर उसके जिस्म से मेल खाती बादामी रंग की नेल पॉलिश और 2 छोटी अंगूठियाँ। मोबाइल पर उसकी बात ख़त्म होने से पहले ही मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई और साथ ही कॉफ़ी शॉप में ठहरने की मेरी समय सीमा भी।
घड़ी में 12:55 हो चुके थे और मुझे 5 मिनट में मीटिंग हॉल पहुंचना था। मैंने जल्दी से कुर्सी छोड़ी और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल आया। मीटिंग देर तक चली। सीनियर ने नए शामिल हुए लड़कों को महीने के अंत तक कम से कम 3 जीवन बीमा लेकर आने का टारगेट दिया था और जाहिर सी बात थी, इस टारगेट को हासिल करने में उनकी मदद मुझे भी करनी थी। मीटिंग के बाद मैंने भी कुछ वैसी ही हिदायत उन लड़कों को दी और घर जाने को निकल पड़ा। घर जाने से पहले एक लड़के जिसका नाम मनोज था को मैंने एक एड्रेस देकर बताया कि वो कल 1 बजे जाकर इस पते पर मिस्टर गुप्ता से मिल ले। मिस्टर गुप्ता अपनी और अपनी वाइफ का बीमा कराना चाहते थे। मिस्टर गुप्ता मेरे पुराने परिचित थे और उन्होंने इसके लिए मुझे कहा था। मनोज का टारगेट बाकी सभी की अपेक्षा काफ़ी पीछे था, तो मैंने सोचा कि इससे मनोज की कुछ मदद कर दूं। अगली सुबह रोज की तरह मैं 10 बजे ऑफिस जाने के लिए रास्ते पर सिग्नल में खड़ा उसके खुलने का इंतज़ार कर रहा था कि एक बार फिर मेरी नज़र सामने सफ़ेद रंग की एक्टिवा पर बैठी लड़की पर गई। उसको देखते ही मेरी नज़र थम गई। वो टैटू वाली लड़की जो कल मुझे कॉफ़ी शॉप में दिखी थी, मेरे ठीक सामने एक्टिवा पर मेरी ही तरह सिग्नल के खुलने का इंतज़ार कर रही थी। कल ही की तरह उसने आज भी बालों को बांध रखा था और उसका टैटू दिख रहा था। जल्द ही सिग्नल खुल गया और इसके पहले कि मैं आगे होकर उसका चेहरा देख सकता, उसने राइट टर्न ले लिया और एक बार फिर मैं उसे देख नहीं पाया था। दोपहर करीबन 1:30 मैं ऑफिस में था जब मनोज का फ़ोन आया। उसने बताया कि मिस्टर गुप्ता उससे इंश्योरेंस कराने के लिए तैयार नहीं हैं। तुमने उन्हें बताया नहीं कि मैंने तुम्हें भेजा है। मैंने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को बंद करके शेल्फ में रखते हुए पूछा था। सर, मैंने बताया, लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ, कहकर मैंने फ़ोन काटा और बाइक लेकर मिस्टर गुप्ता के घर को निकल पड़ा। मनोज मिस्टर गुप्ता के घर के पास ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। इस बार डोरबेल मैंने ही बजाई। गोद में विदेशी नस्ल का कुत्ता उठाए एक लड़की ने दरवाज़ा खोला था। हेलो, हम इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं, मैंने दरवाज़ा खोलते ही कहा था। हमें कोई इंश्योरेंस नहीं कराना। मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही उस लड़की ने मना कर दिया था और पलट कर जाने लगी। मैडम, हम खुद से नहीं आए हैं, हमें मिस्टर गुप्ता ने बुलाया है, एक बार जाकर पूछ तो लीजिए। इस बार मैंने थोड़ी नाराज़गी से अपने चेहरे को पोंछते हुए कहा था। मेरी बात सुन। वो हमें बाहर रुकने का कह अंदर चली गई। कुछ देर में वो वापस आई और हम दोनों को अंदर आ जाने के लिए कहा। मैंने मिस्टर गुप्ता को इंश्योरेंस की डिटेल्स बताई और भरोसा दिलाया कि मनोज का किया इंश्योरेंस मेरी ही जिम्मेदारी है। मेरी बात से वो मान गए और अपना व अपनी पत्नी का बीमा कराने की इजाज़त मनोज को दे दी। फॉर्म निकाल कर मनोज ने जल्दी से भरना शुरू कर दिया था। मिस्टर गुप्ता ने बताया कि उनकी एक ही बेटी है, अदिति, जो कुछ देर पहले दरवाज़ा खोलने आई थी। मिस्टर गुप्ता ने नॉमिनी में उसका ही नाम भरने को कहा। नाम बताने के साथ ही मिस्टर गुप्ता ने अदिति को बुला लिया था और जैसे ही टेबल पर रखे फॉर्म पर झुककर अदिति दस्तखत करने लगी, मेरी नज़र उसकी गर्दन पर चली गई। उसकी गर्दन पर वही टैटू मौजूद था। सिर्फ टैटू नहीं, बल्कि ये तो वही लड़की थी, वही बड़े नाखून, बादामी रंग का जिस्म और 2 छोटी अंगूठियाँ। अरे, ये जीवन बीमा लेने की क्या ज़रूरत है डैड? दस्तखत करते हुए अदिति ने अपने पापा से कहा था और इसके पहले कि मैं उसके सवाल का जवाब देता, मनोज ने जल्दी से रटे रटाए नाफे नुकसान सुनाने शुरू कर दिए थे। सबके दस्तखत ले हम जल्द वापस आ गए थे। श्याम एक बार फिर
मैं अपने कैबिन में ही था जब मनोज मेरे पास आया। पहले तो उसने सॉरी कहा और फिर बताया कि वो जल्दी में मिस्टर गुप्ता के घर से एक पेपर लेना भूल गया था और कहा कि वो कुछ देर में जा कर ले आएगा। मैंने उसे मना कर दिया, ये कहते हुए कि मिस्टर गुप्ता थोड़ा गुस्सैल स्वभाव के हैं और वो इस लापरवाही से नाराज़ हो सकते हैं। मैंने उससे कहा कि मैं कल ऑफिस आते समय वो पेपर ले आऊँगा। हालांकि ये बात मैंने मनोज से झूठ कही थी। मैं तो बस एक बार फिर अदिति से इस बहाने मिल लेने की उम्मीद में था। अगले दिन सुबह 11 बजे मैं मिस्टर गुप्ता के घर जा पहुंचा। दरवाज़ा अदिति ने ही खोला। रोज के विपरीत आज वो खुले बालों में थी। हाय सर, घर पर हैं क्या? मैंने उसके दरवाजे खोलते ही पूछा। नहीं, डैड तो नहीं हैं। वो आज सुबह ही माँ के साथ बाहर गए हैं। कब तक आएंगे, कोई उम्मीद? यही कोई 3-4 दिन बाद। 3-4 दिन? ये तो बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली कल हम एक पेपर लेना भूल गए थे और अभी मैं वही लेने आया हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन अगर हो सके तो क्या वो पेपर आप मुझे दे सकती हैं? ठीक है, आप बैठिए, मैं डैड से कॉल करके पूछती हूँ। उसने मुझे बैठने को कहा और अंदर चली गई। वो जल्द ही आई और पेपर मेरे हाथ में देकर सामने सोफे पर बैठ गई। उसके हाथ से पेपर लेकर मैं चेक करने लगा। पेपर सही था और अब मुझे चलना था। लेकिन जाने से पहले मैं उसे बताना चाहता था कि मैंने उससे क्या कहा। या जानने के लिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।